Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about US entry in Iran-Israel conflict. This topic is important from GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल की मदद से हम देखेंगे कि अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में, इसका इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो करंट न्यूज ये है कि यूएस हैज नाउ एंटर्ड इनटू द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। आपको पता है बेसिक करंट डेवलपमेंट्स या रिसेंट डेवलपमेंट्स। पहले इजराइल ने अटैक किए कुछ साइट्स पे, न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान पे, फिर ईरान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। इसके साथ ही इन दोनों साइड्स के बीच में वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एंड नाउ यू नो यूएस ट्रेडिशनली हैज बीन एंटी ईरान, एंड नाउ यूएस हैज entered into this conflict from Israel side and has bombarded several nuclear sites in Iran. The US has dropped about 30,000 pounds of bunker buster bombs, not important from exam point of view, with help of B-2 stealth bombers. वो सब ठीक है, बट 3 लोकेशंस देखिए जहां पे यूएस ने अटैक किया है: फोर्डो न्यूक्लियर साइट, नतांज न्यूक्लियर साइट एंड इस्फहान न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान। तो ये 3 लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले इनमें से कोई एक नाम दे करके कि ये किस देश में लोकेटेड हैं। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। इन 3 जगहों पे यूएस ने बॉम्बार्डिंग की है। यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया इन ऑर्डर टू बॉम्बार्ड ईरान, उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब ये जो कन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था, नाउ दिस हैज बीन एस्केलेटेड विथ यूएस एंट्री। तो अब इसका भारत के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा वो जरा समझते हैं। एक तो सीधा सीधा असर पड़ेगा ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। You know, India heavily relies on import of energy resources, especially crude oil. और क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए ये जो वेस्ट एशियन रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मीटिंग इंडियाज एनर्जी नीड्स आर कंसर्न। अबाउट 80 to 85% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट आर मेड थ्रू इम्पोर्ट, और उसमें ये वेस्ट एशिया रीजन का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। और अब जब वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट बढ़ गई है तो क्रूड ऑयल सप्लाई नेचुरली हैम्पर होगा, जिसका भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक डायलेमा भी अब भारत के लिए क्रिएट होगा, क्योंकि अब इंडिया को चुनना होगा। जब भी हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो फिर उस केस में स्ट्रैटेजिक एम्बिवैलेंस मेंटेन कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और भारत मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करता है। इंडिया वांट्स टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ ऑल। विश्व बंधु भारत की अप्रोच है। तो वी वांट टू मेंटेन गुड टाइज विथ ईरान एज वेल एज इजराइल एंड द यूएस। लेकिन अब इस कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट एम्बिवैलेंस स्टैंस। नाउ इंडिया विल हैव टू वॉक अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप। ये सब टर्म्स आपको आईआर के आंसर्स में इस्तेमाल करने हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, तो दैट विल क्रिएट एन स्ट्रैटेजिक डायलेमा फॉर इंडिया। साथ ही साथ कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, जो इस रीजन को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज बिल्डिंग चाबहार पोर्ट इन ईरान, प्लस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट मुंबई पोर्ट टू सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रसिया वाया ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान। अब ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं स्टॉल हो जाएंगे। प्लस एक और प्रोजेक्ट है जिसमें सीधा सीधा ईरान तो मेंबर नहीं है, बट वो भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया के थ्रू गुजरेगा, जिसका नाम है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच विल कनेक्ट मुंबई वाया UAE, सऊदी अरबिया, इटली टू द ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स। नाउ दिस IMEC डेवलपमेंट में ऑल्सो गेट hindered. This IMEC is being developed in order to counter China's Belt and Road Initiative. This development may get hindered because of the recent conflict that has escalated in West Asia. इकोनॉमिक कंसर्न्स भी होंगे। भारत के जो भी डायस्पोरा हैं उनको ईरान से वापस बुलाया जा रहा है अंडर ऑपरेशन सिंधु। अब जो इंडियन डायस्पोरा ईरान में रह रही थी
वो वहाँ पे जब रहती तो काम करती तो बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व अर्न करके भारत में भेजती, जिसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं, विच कुड ऑगमेंट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व. बट नाउ बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, दैट पॉसिबिलिटी ऑफ रेमिटेंस अर्निंग फ्रॉम ईरान विल कम डाउन. ऑल्सो अगर इकोनॉमिक कंसर्न की बात की जाए तो देखिए, एक ऑयल वाला ही पॉइंट कि ऑयल सप्लाई विल गेट डिसरप्टेड, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है. एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिख दिया हमने, और इकोनॉमिक कंसर्न्स के पर्सपेक्टिव से भी लिखेंगे हम लोग कि जब ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगा तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज क्रूड ऑयल विल बिकम कॉस्टलियर. क्योंकि ऑयल सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में डिसरप्ट होगा तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल गो अप, और उस कारण से भारत के अंदर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, जिसका इंडियन इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट है या कास्केडिंग इफेक्ट है. तो इस कारण से भारत के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है. तो वही क्रूड ऑयल वाले फैक्टर्स को अगर वेस्ट एशिया से जोड़ के देखा जाए तो दो पॉइंट बनते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी विल बी थ्रेटेंड एंड प्लस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ऑल्सो बी विटनेस्ड. अब अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ओवरऑल देखा जाए, इंडियन इंटरेस्ट तो हमने देख लिया, अब अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि ये जो एस्केलेशन है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, जिसमें यूएस आल्सो हैज जंप्ड इनटू द फ्रे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो ऑफ कोर्स इट विल डिसरप्ट इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो ईरान से प्रॉक्सिमिटी में है. ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई और ओमान जैसे देश हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इनके बीच में है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन गुजरता है, मतलब यहां से कई सारे इंटरनेशनल वेसल्स या शिप्स गुजरते हैं कैरिंग अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है पर्सियन गल्फ वाला, इट इज वेरी मच रिच इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो अब यहां से खूब सारा इंटरनेशनल ट्रेड गुजरता है, एंड नाउ ईरान हैज ब्लॉक दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. तो इससे जो ओवरऑल ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो डिसरप्ट होगा. प्लस ये जो एस्केलेशन है कन्फ्लिक्ट का, इट विल हैव स्पिल ओवर इफेक्ट. अभी तो इसमें इजराइल एंड ईरान है बस वेस्ट एशिया में, बट नेचुरली नाउ दिस वॉर विल प्रिवेल एंड इट विल ब्रिंग मोर पार्टीज इनटू द पिक्चर. नाउ सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान में ऑल्सो बी ड्रैग्ड इनटू दिस कन्फ्लिक्ट, क्योंकि यूएस भी इंटर हो चुका है, यूएस का स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं ये सारे देश, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान. तो इसी को कहा जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट. Overall world economy will be hampered because since sea line of communication has been disrupted, so global oil trade has been disrupted. Oil supply को शॉक होगा तो oil prices will go up and it will create global financial या economic instability. It may further worsen the recovery of global economy, which was anyway not very smooth since pandemic. One important point that this intervention by the US and attack over Iran in the name that Iran is developing nuclear weapon which could be destructive for the regional countries is being seen similar to US invasion over Iraq in 2003. US हमेशा से ही अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी न किसी बहाने से अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करता है, कुछ भी झूठा मूठा बहाना लगा करके अटैक करता है उनको डेसिमेट करने के लिए. और ये जो इस टाइम में यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया है ऑन द ग्राउंड कि ईरान इज बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन विच इज वायलेशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सिंस ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो ये एलिगेशन लगा करके ईरान के ऊपर अटैक किया गया है. ये एलिगेशन लगाया गया कि ईरान इज नॉट रेस्पेक्टिंग ईरान न्यूक्लियर डील, जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. अब ऐसा ही एलिगेशन लगा करके यूएस ने अटैक किया था इराक के ऊपर 2003 में, जिसका बहुत कैटेस्ट्रॉफिक इम्प्लीकेशंस देखने को मिला था पूरे वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पे. तो इराक के ऊपर जो अटैक किया था यूएस ने 2003 में, उसी से रिलेट करके देखा जा रहा है, उसी लाइन में देखा जा रहा है ये करंट अटैक ऑफ यूएस ऑन ईरान. तो इराक पे क्या अटैक किया, क्यों अटैक किया यूएस ने 2003 में, उसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स के बारे में. ऐसे राइटिंग में, एथिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल
इंटरेस्ट, नेशनल वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है इन द नेम ऑफ ग्लोबल कंसर्न। यूएस ये बार बार करता रहा है। यूएस अटैक इराक टू फुलफिल इट्स नेशनल सेल्फिश इंटरेस्ट बट इन द नेम ऑफ ग्लोबल कंसर्न। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में यूएस यही कर रहा है इन ईरान। ईरान के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि ईरान बहुत खतरनाक वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं उसको भी वायलेट कर रहा है। बट हो सकता है क्या, इट्स देयर ओनली यूएस इज वर्किंग फॉर इट्स ओन वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट। ऐसा ही किया था उसने इराक के ऊपर अटैक करके 2003 में। तो थोड़ा सा समझते हैं यूएस इराक वॉर ऑफ 2003, पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एशिया रीजन है। तो एशिया के टेरिटरी को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड भारत हमारा देश आता है इन साउथ एशिया। ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उसमें जो मेजर पावर्स हैं वो हैं सऊदी अरबिया, ईरान एंड इजराइल। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे इराक, सीरिया, ओमान, यूएई, ये सब इंपॉर्टेंट देश हैं। अब यूएस की बात की जाए अगर वेस्ट एशिया के साथ उसके कैसे संबंध रहे, तो यूएस ऑलवेज हैज बीन इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। रीजन बीइंग वेस्ट एशियन रीजन हैज बीन रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और ये कारण है कि यूएस का हमेशा से इस एरिया में इंटरेस्ट रहा है इन देशों के साथ क्लोजर अलायंस बना करके कंसेशनल रेट पे ऑयल एंड नेचुरल गैस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना हमेशा से ही यूएस का लक्ष्य रहा है। अब ऐसा ही यूएस कर रहा था ईरान के साथ, कंसेशनल रेट पे ऑयल एंड नेचुरल गैस लेकर के जा रहा था जिससे यूएस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा था बट ईरान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। एंड दैट इज वाई ईरान में एक रिवॉल्यूशन आया 1979 में जिसको हम लोग ईरानियन रिवॉल्यूशन कहते हैं या पर्सियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ईरान और यूएस के रिलेशंस काफ़ी खराब हो गए 1979 के बाद से। और अगर वेस्ट एशिया में बात की जाए तो ईरान और सऊदी अरबिया एक दूसरे से काफ़ी हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं क्योंकि हैं तो सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज ही। एक इजराइल को छोड़ दिया जाए तो इजराइल एक जूस कंट्री है, बट ईरान जो है वो सियाइट मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, सिया मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि सऊदी अरबिया में सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये जो सेक्टेरियन डिवीजन है दैट इज़ वन बेसिक रीजन बिहाइंड हॉस्टिलिटी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। उसके अलावा ईरान का जो कल्चर है वो पर्सियन कल्चर है जबकि सऊदी अरबिया जो है वो अरबिक कल्चर फॉलो करता है। तो sectarian and cultural differences is the reason behind conflict between Iran and Saudi Arabia. The bigger factor is both of them want to emerge as the leader of West Asian countries. वो मेन कारण है, बट सेक्टेरियन डिवीजन को तो बहाना बनाया जाता है। बट जो भी है ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है। स्टेटेड फैक्ट है सिया सुन्नी डिफरेंसेस। ईरान की अगर बात की जाए तो ये सिया कंट्री है, इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सियाइट है। और सऊदी अरबिया की बात की जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है। अब थोड़ा बात करते हैं इराक के बारे में। अगर इराक की बात की जाए तो इराक में पॉपुलेशन जो है वो लॉपसाइडेड या स्क्यूड नहीं है। जैसे ईरान में आप देखो तो 95% तक सियाज हैं, लेकिन अगर इराक की बात की जाए तो वहाँ पे लगभग 65% तक सिया हैं, 35% तक सुन्नी हैं। तो एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन है इराक के अंदर। अब इराक के अंदर एक लीडर रूल किया करते थे, उनका लीडरशिप स्टाइल जो है वो अथॉरिटेरियन था या डिक्टेटरशिप था। वहाँ पे कोई रेगुलर इलेक्शन या डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पे जो लीडर रूल किया करते थे सद्दाम हुसैन, एंड सद्दाम हुसैन वाज सुन्नी। तो अब देखिए सुन्नी है वैसे टेक्निकली माइनॉरिटी पॉपुलेशन 35% के आसपास है, बट सद्दाम हुसैन वाज फ्रॉम सुन्नी कम्युनिटी एंड ही रूल्ड ओवर इराक। अब आपको थोड़ा सा गेम समझ आना चाहिए कि समझिए ईरान जो है वो सिया है, सऊदी अरबिया सुन्नी है, इराक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो है सिया 65% के आसपास, लेकिन 35% सुन्नी है, बट जो लीडर है वो सुन्नी है। अब अगर वो लीडर हट जाए, वो लीडर सद्दाम हुसैन अगर हट जाए तो पूरा का पूरा जो इराक है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सियाइट है और वो नेचुरली ईरान के साथ हो जाएंगे। राइट, आई जस्ट होप यू आर गेटिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि इराक के अंदर मेजॉरिटी सिया है, माइनॉरिटी सुन्नी है,
लेकिन लीडर उनका सुन्नी है, सद्दाम हुसैन। तो अगर सद्दाम हुसैन को यहाँ से हटा दिया जाए, वहाँ पे इलेक्शन करवा दिया जाए, तो अब तो फिर इराक जो है वो ईरान के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ईरान सिया कल्चर को फॉलो करता है, इराक में भी सिया मेजॉरिटी है। लेकिन जब तक सद्दाम हुसैन थे तब तक इराक और ईरान की दोस्ती नहीं हो सकती थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन वाज सुन्नी, ईरान वाज एंड ईरान इज मेनली अ शियाइट कंट्री। तो ये कारण है कि अमेरिका सद्दाम हुसैन को खूब सपोर्ट करता था, तुम बने रहो। क्योंकि आप बस, आई होप आपको बात समझ आ रही है, सद्दाम हुसैन का गिरना मतलब इराक और ईरान का एक्सिस बन जाना, क्योंकि इराक के अंदर भी एक सिया गवर्नमेंट आ जाती, क्योंकि इराक के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिया। तो सद्दाम हुसैन को पावर में बनाए रखने में अमेरिका खूब सपोर्ट करता रहा। इससे सद्दाम हुसैन काफी अपीज होते रहे, उनको लगता बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें तो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप कह सकते हैं सद्दाम हुसैन डिसाइडेड कि एक छोटा सा देश है कुवैत, यहाँ पे इसको हम आपस में अपने में अक्वायर कर लेते हैं और इसको आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि है तो टेरिटरी वाइज छोटा, लेकिन ऑयल नेचुरल गैस रिजर्व में बहुत रिच था। सद्दाम हुसैन डिसाइडेड टू अक्वायर कुवैत एंड मर्ज इट विद इराक। अब कुवैत के साथ भी यूएस के अच्छे संबंध थे, यूएस तो हर उस देश के साथ अच्छे रिलेशंस रखेगा जहां पे ऑयल एंड नेचुरल गैस ज्यादा है। तो कुवैत वाज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो यूएस मेंटेन गुड टाइज विद कुवैत आल्सो। अब जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में फैसला किया कि कुवैत के ऊपर अटैक करके इसको मर्ज कर लिया जाए, यही सिचुएशन दिखाया गया है उस अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में, जब कुवैत पे एकाएक से इराक ने अटैक कर दिया। उस टाइम में सद्दाम हुसैन का रूल था इराक के अंदर। तो यूएस वाज थिंकिंग कि अब क्या करें, क्योंकि इराक भी दोस्त है, कुवैत भी दोस्त है, क्या करें, अटैक करें, इराक को रोके या ना रोके। आफ्टर 15-20 डेज ऑफ थिंकिंग, वही 15-20 दिन की कहानी है एयरलिफ्ट की, कि उन 15-20 दिनों में क्लैरिटी नहीं थी कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तब तो सद्दाम हुसैन रुक जाएगा और ये वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करता है तब तो सद्दाम हुसैन विल कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग। तो वही 15-20 दिन की कहानी थी उस मूवी में। कुछ दिनों के पॉज के बाद, आफ्टर सम डेज ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यूएस डिसाइडेड टू स्टॉप सद्दाम हुसैन। और फिर सद्दाम हुसैन को रोकने के लिए यूएस फोर्सेज इंटर्ड इन इराक एंड दैट लेड टू यूएस इराक वॉर 1990। मेनली कुवैत में यूएस फोर्सेज इंटर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपेल आउट इराकी फोर्सेज आउट ऑफ कुवैत, ताकि कुवैत को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री बनाए रखा जाए। तो इसके बाद से यूएस और इराक के बीच में हॉस्टिलिटी आ गई, जो पहले दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई आफ्टर दैट फर्स्ट यूएस इराक वॉर इन 1990। और इसके बाद से जो हॉस्टिलिटी बढ़ी, तो वो हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा डीपेन हो गई इराक में, जहां पे एक तरफ सद्दाम हुसैन है और दूसरी तरफ यूएस के बीच में। तो अब ईरान से दुश्मनी थी ही यूएस की, इराक से भी हो गई 1990 के बाद, और ये दुश्मनी काफी पर्सनल लेवल तक भी पहुंच गई। यूएस में 1990 के टाइम में ड्यूरिंग द फर्स्ट यूएस इराक वॉर प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश सीनियर। जो बाद में प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वॉकर बुश, उनके पिताजी थे उस टाइम में प्रेसिडेंट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे 2001 से लेकर के 2009 तक। उनके पिताजी, जिनको जॉर्ज बुश सीनियर आप कह सकते हैं, वो प्रेसिडेंट थे 1989 से लेकर के 1993 तक। जॉर्ज बुश सीनियर उस टाइम में प्रेसिडेंट थे जब सद्दाम हुसैन थे यहाँ पे पावर में इराक में, जब फर्स्ट यूएस इराक वॉर लड़ा गया। उसके बाद से द मैटर बिकेम पर्सनल ऑल्सो, मतलब काफी पर्सनल इंसल्ट करना शुरू कर दिया सद्दाम हुसैन ने। जॉर्ज बुश सीनियर का इमेज ऐसे अपने फ्लोर पे लगवाया, अपने पैलेस के, ताकि कोई भी इंसान आए जाए तो जॉर्ज बुश सीनियर के इमेज पे चल के जाए। तो इस तरीके से हॉस्टिलिटी जो है काफी पर्सनल हो गई। बाद में जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश बने प्रेसिडेंट। ही रिमेन प्रेसिडेंट फ्रॉम 2001 टू 2009। अब 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो जूनियर जॉर्ज बुश हैं, उन्होंने फैसला किया कि इराक के ऊपर अटैक किया जाएगा और सद्दाम हुसैन को हटाया जाएगा। कारण यह बताया गया कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। प्लस सद्दाम हुसैन तो डिक्टेटर हैं ही, डिक्टेटर को हटा करके वहां पे डेमोक्रेसी लाएंगे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमनिज्म। अब आप देखिए, सऊदी अरबिया में भी ऑथोरिटेरियन रिजीम है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी की बात नहीं करता यूएस, लेकिन इराक में उसको डेमोक्रेसी लाना था। और ये सब आर्गुमेंट देकर के यूएस अलोंग विथ इट्स एलाइज कंट्रीज, यूएस फोर्सेज एंटर्ड इनटू इराक एंड इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन को लेकर के आए गए अमेरिका में उसके अगेंस्ट ट्रायल किया गया। बाद में ही वाज एग्जीक्यूटेड। और कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिला इराक में, कुछ नहीं मिला।
इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉर्ज बुश जूनियर ने, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के ऊपर मेनली अटैक किया था इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर, इंसल्ट ऑफ हिज फादर, नथिंग एल्स। अब ये जो हाल फिलहाल में यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, इसको भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि आपने अब ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू किया कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो दुनिया के लिए खतरा है। अरे आपने ऐसा ही एलिगेशन लगाया था इराक के ऊपर कि वो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, सद्दाम हुसैन को पकड़ के ले गए आप, मार भी दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला वहां पे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन। तो दैट इज वाई वर्ल्ड कंट्रीज आर रिलेटिंग, वर्ल्ड एक्सपर्ट्स आर रिलेटिंग दिस टू इवेंट्स। और हुआ क्या था नुकसान इराक के ऊपर अटैक करने का, कि इराक, ठीक है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन इराक वाज लार्जली स्टेबल, पीसफुल एंड ग्रोइंग। इवन वीमेन हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन इराक अंडर सद्दाम हुसैन। बट एक बार जब सद्दाम हुसैन वाज रिमूव तो वहां पे लॉलेसनेस फैल गया, क्योस फैल गया। तो ये इराक बिफोर द वॉर 2003 वाला, and Iraq after the war when Saddam Hussein was removed. Saddam Hussein was a dictator but was a powerful leader. So he maintained law and order in this particular area itself. पूरा एरिया में you can say कि he was a kind of, Iraq was a kind of net security provider. सद्दाम हुसैन के हटते ही पूरे एरिया में क्योस फैल गया, and this area became safe haven for terrorist groups, and it led to emergence of one of the most dreaded terrorist group, ISIS. ISIS का यहाँ पे शुरुआत हुआ। ISIS एक अलग टाइप का टेररिस्ट ग्रुप राइज हुआ। अभी तक के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनका कोई अपना फिक्स्ड टेरिटरी नहीं था, और कहाँ से ऑपरेट करते हैं वो ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते। बट ISIS इमर्ज इन ए डिफरेंट स्टाइल, इट केम अप विथ अ फिक्स्ड टेरिटरी। ISIS स्टार्टेड टू क्लेम इटसेल्फ एज इस्लामिक खलीफेट। तो ISIS wanted to revive the caliphate system and its style was very barbaric. लोगों का सीधा गला काट देते थे and all. तो ISIS का rise can be seen with the decline of removal of Saddam Hussein, and that removal of Saddam Hussein was done by US on the false pretext कि Saddam Hussein is developing chemical and biological weapon. अब फिर ऐसा ही कर रहा है US इस पर्टिकुलर केस में, ईरान के ऊपर अटैक करके पूरे एरिया में लॉलेसनेस फैला देगा, क्योस फैला देगा, इट विल बिकम सेफ रेफ्यूज फॉर terrorist organizations, and that can be dangerous for the peace and security of entire region. ऐसा रिलेट करके देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर इवेंट को, 2003 के इवेंट के साथ इस इवेंट को जोड़ करके देखा जा रहा है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट हो रहा है उसमें उसका क्या स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन हो सकता है वर्ल्ड के ऊपर, प्लस भारत के ऊपर क्या एम्फेसिस हो सकता है। मेंस में आपको जब ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ब्रेक करना होगा कि स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस, जियोपॉलिटिकल, फिर भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरीके से आपको हर एस्पेक्ट को ब्रेक करके डील करना होगा, तब जाकर के आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वांटम कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय 2030, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा आराम से समझते हैं पहले कि फिजिक्स के दो डायमेंशन होते हैं मेनली, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में मेन अंतर जो है उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस का है। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स, जबकि क्वांटम फिजिक्स डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उससे भी नीचे लेवल पे क्वांटम फिजिक्स डील करता है। क्लासिकल फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, थर्मोडायनामिक्स, जबकि क्वांटम फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑल। एज पर classical physics, light is a wave, but as per quantum physics, light is both wave as well as particle. Particle nature of light को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्वांटम फिजिक्स में लाइट को कहा जाता है फोटोन्स। तो ये सब कुछ मेन अंतर है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच में। मेनली जो आप अंतर कह सकते हैं वो स्केल ऑफ एप्लीकेशन का है। माइक्रो लेवल पे डील करता है क्वांटम फिजिक्स, या फिर सब एटॉमिक लेवल पे डील करता है क्वांटम फिजिक्स, जबकि क्लासिकल फिजिक्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करता है। क्वांटम फिजिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, मतलब क्वांटम फिजिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लोकेशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता है।
ये यहाँ पे अगर सिर्फ पहली बार आप सुन रहे हैं तो बात समझ नहीं आएगी। बेसिक साइंस एंड टेक की क्लास में आपको सीखना पड़ेगा, बट जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है आई होप दे अंडरस्टैंड कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस इमेज की मदद से कैसे दिखाया जा रहा है। जब हम क्वांटम फिजिक्स देखते हैं तो वहां पे किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का नेचर एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताया जा सकता कि उसकी लोकेशन क्या है और उसका अभी एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। वहां पे प्रोबेबिलिटी में बात की जाती है, तो इसीलिए इट कैन बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, इट कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड एट इज अ डॉट कि ये यहाँ पे है और इसकी ये मोमेंटम है। इलेक्ट्रॉन शुड बी रिफ्लेक्टेड या represented like this. So this image reflects probabilistic outcome in quantum physics. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये तो बात हो गई क्वांटम फिजिक्स की। अब क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिससे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन जो 2025 का रिवीजन था उसका टॉपिक नंबर 184 है, एक बार जाकर के उसको देख लीजिएगा। क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन करंट टेक्नोलॉजीज में क्वांटम इंक्रिप्शन के लिए किया जाता है। करंट अफेयर्स का रिवीजन टॉपिक नंबर 185। क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो क्वांटम इंक्रिप्शन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग मैं पहले करा चुका हूं, वो यहां नहीं कराऊंगा। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है एनीवे इट इज रिलेटेड विद क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, आई एम सो सॉरी, क्वांटम कम्युनिकेशन। तो मैंने बस आपको इस पेज पे बताया क्वांटम फिजिक्स के बारे में एंड हाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। नाउ आई एम टेलिंग यू कि क्वांटम फिजिक्स का एप्लीकेशन अलग अलग एरियाज में है, क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम इंक्रिप्शन में, बट इनको हम लोग पहले देख चुके हैं। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन। Quantum communication is a way of transmitting information between two particles using quantum physics. अब क्वांटम कम्युनिकेशन में जो क्वांटम फिजिक्स के नियम अप्लाई होते हैं वो होते हैं सुपरपोजिशन के नियम एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट के नियम। तो क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को भेजना विथ हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो इसको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को कहा जाता है क्वांटम कम्युनिकेशन। अब क्वांटम कम्युनिकेशन में जो नियम इस्तेमाल होते हैं क्वांटम फिजिक्स के, दो मुख्य नियम, वो है सुपरपोजिशन के एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट के। पहले सुपरपोजिशन समझते हैं। सुपरपोजिशन समझने से पहले थोड़ा सा समझिए कि जो हमारा रेगुलर कंप्यूटर हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है 1, एब्सेंट है तो 0। तो फॉर एवरी इंफॉर्मेशन सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर यूज्ड, 1 0 0 1। तो अगर आप कीबोर्ड पे ए दबा रहे हैं और उस ए इंफॉर्मेशन को जाना है टू द सीपीयू, तो इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएगा 1 0 0 1 ऐसा कुछ होगा, तो उसका मतलब सीपीयू मीन करेगा ए। वैसे ही बी का अपना एक कोड है। तो इस तरह से जो नॉर्मल कंप्यूटर्स या क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की मदद से इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है। तो दैट इज बाइनरी इन नेचर, या तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होंगे तो 1, नहीं होंगे तो 0। ये जो बाइनरी नेचर की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है, दिस प्रोसेस मेक्स क्लासिकल कंप्यूटिंग वेरी स्लो एज कंपेयर टू क्वांटम कंप्यूटिंग। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में ये बाइनरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के बजाय यूज किया जाता है क्वांटम बिट्स का, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग क्यूबिट्स। क्यूबिट्स हमने क्वांटम कंप्यूटिंग में रिवाइज किया था, आई होप आपको याद आ रहा होगा। क्यूबिट्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं, और क्यूबिट्स की खासियत ये होती है कि एट एनी मोमेंट दे एग्जिबिट ऑल द नेचर्स फ्रॉम 0 to 1 साइमल्टेनियसली। इस नेचर ऑफ क्यूबिट को कहा जाता है सुपरपोजिशन। बस समझने के लिए एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपके पास एक कॉइन है। अब उस कॉइन को आप टेबल पर रखेंगे तो टॉप पे या तो हेड दिखेगा नहीं तो टेल दिखेगा। वो हो गया बाइनरी नेचर ऑफ कॉइन। लेकिन अगर उसी कॉइन को आप रोटेट करा दें तो हर मोमेंट वो हेड टेल दिखता रहेगा। उस नेचर ऑफ कॉइन को कहा जाएगा सुपरपोजिशन। वैसे ही क्यूबिट्स में कैसा है, एवरी मोमेंट इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 0 and 1, सो एवरी मोमेंट इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट एवरी स्टेज बिटवीन 0 and 1। इस पोजीशन ऑफ क्यूबिट को कहा जाता है सुपरपोजिशन।
And superposition is one important mechanism of quantum physics, which is witnessed in qubits, which is used in almost every technologies developed under क्वांटम फिजिक्स, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे क्वांटम इंक्रिप्शन हो, चाहे क्वांटम कम्युनिकेशन, उसमें क्यूबिट एंड उसका सुपर पोजिशन, जहां पे वो एक ही टाइम में एक ही मोमेंट में अलग अलग पोजिशन पर रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का। इस मेथड को कहा जाता है सुपर पोजिशन। दूसरा होता है क्वांटम इंटैंगलमेंट। क्वांटम इंटैंगलमेंट में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मान लीजिए जैसे लाइट पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, ये एक दूसरे से चाहे कितने भी दूरी पे हों, a little bit of change in this particle will be reflected in this other particle also, howsoever far they are placed. If two subatomic particles are entangled, then a little bit of change here will be recorded here. इसको कहा जाता है quantum entanglement. When qubits are entangled in quantum physics, any small change in one will reflect into another instantaneously. And this quantum entanglement is used for secured and instantaneous communication with help of quantum physics. अभी हम जब फोन पे बात करते हैं तो लैग होता है। जब हम मान लीजिए क्रिकेट मैच में लाइव देख रहे होते हैं मैच, वो लाइव नहीं, कुछ सेकंड्स का लैग होता है। लेकिन अगर क्वांटम इंटैंगलमेंट मेथड का इस्तेमाल किया गया और उसके मेथड्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया गया, क्वांटम कम्युनिकेशन उसको कहते हैं, तो देयर विल बी नो लैग एट ऑल। चेंज इन वन पार्टिकल विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इनटू अनदर, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो। अब ये जो सुपर पोजिशन एंड क्वांटम इंटैंगलमेंट के टेक्नोलॉजीज हैं या प्रोसेसेस हैं अंडर क्वांटम फिजिक्स, इसी का इस्तेमाल करके क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप किया जा रहा है, विच कैन बी हेल्प यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग फाइनेंस में भी कस्टमर डेटा को सिक्योर रखने के लिए, गवर्नेंस या डिफेंस सिस्टम में भी सेंसिटिव ऑपरेशंस के दौरान, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इन्फॉर्मेशन भेजे जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से फास्ट एंड सिक्योर रखने के लिए, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को भी पूरी तरह से सिक्योर रखने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी क्वांटम कम्युनिकेशन में चाइना थोड़ा आगे है, अभी वो सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइनाज मिनीसियस सैटेलाइट। भारत के अंदर आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन किया है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में ही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में यह क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन किया विद हेल्प ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। सो दिस इज वन मेजर स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स का कहना है कि भारत भी क्वांटम कम्युनिकेशन करने लगेगा थ्रू सैटेलाइट्स, जैसे चाइना अभी कर रहा है बाई 2030। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, उन सब के ऊपर आपसे सीधा सीधा मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और कंक्लूजन में आप लिख दीजिएगा कि भारत सरकार ऑलरेडी लेकर के आई है नेशनल क्वांटम मिशन। 6000 करोड़ का ये मिशन है ताकि भारत का क्वांटम कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड सेंसिंग स्ट्रेंथन हो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अंबुबाची मेला, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। एसए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएस पेपर 5 में तो सीधा सीधा आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। देखते हैं अंबुबाची मेला का जो सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, वो क्या है। वैसे आप जानते ही होंगे, आई एम जस्ट यूजिंग इट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ इट विल बी यूज्ड इन एसए या इंडियन सोसाइटी आंसर। तो अंबुबाची मेला एंड अंबुबाची महायोग स्टार्टेड ऑन 22 जून यस्टरडे। इस अंबुबाची महायोग एक 4 दिन का रिचुअल होता है माँ कामाख्या टेम्पल में, जहाँ पे द शक्ति पीठ इज कवर्ड विथ रेड क्लोथ and that red cloth is removed after 4 days and part of it is distributed as prasad. Now this Ambubachi Mahayog represents goddesses period of menstruation, and in that time period the temple remains closed for about 3 to 4 days. 3 दिनों के लिए तो कम से कम टेम्पल बंद रहता ही है। हर साल ये अंबुबाची महायोग या अंबुबाची मेला लगता है, महायोग एंड अंबुबाची मेला लगता है, लोग लार्ज अमाउंट नंबर्स में गैदर होते हैं। अब एसए में या जीएस पेपर और इंडियन सोसाइटी में आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस आइडिया का। देखिए इंडियन सोसाइटी कितना डाइवर्स है। जब आप जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में चर्चा कर रहे हो कि अपने डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जीएस पेपर 1 में इंटर का यूज कर रहे हो, तो आप बताएंगे कि भारत के कई सारे हिस्सों में menstruation is considered as a taboo and women are not allowed to even enter into the temple during menstruation. बट वहीं असम के
कामाख्या टेम्पल में मेंस्ट्रुएशन इज सेलिब्रेटेड, वर्शिप्ड. So this represents diversity in Indian society. अंबुबाची मेला की अगर बात की जाए तो इट सिंबलाइजेस फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या. You already know it. There is no idol in the temple. The goddess is worshipped in the form of uni-like stone. ये जो फेस्टिवल लगता है अंबुबाची मेला, इट इज ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ ईस्ट. इनफैक्ट अंबुवासी in Sanskrit means brimming of earth's water, marking earth's fertility during monsoon. सोशल सिग्निफिकेंस. आसाम के समाज पे अंबुबाची मेला का क्या असर पड़ा है वो समझते हैं. जहां पूरे भारत में मेंस्ट्रुएशन इज ए टैबू, आसाम के अंदर मेंस्ट्रुएशन इज सेलिब्रेटेड. विमेनहुड ऑफ गर्ल्स इन आसाम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ रिचुअल नोन एज त्युलिनी पिया, which also means small wedding. तो अंबुबाची मेला, इस तरीके के जो मेले होते हैं, इस तरह के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, इससे कैसे सोशल टैबूज को एड्रेस किया जा सकता है, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है अंबुबाची मेला. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुक थर्ड एम्पियर रिटन बाय आवर सीएम साहब हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, एंड दिस बुक इज ऑन आसाम्स पावर सेक्टर. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड थर्ड एम्पियर. द बुक हैज एक्सप्लेन्ड इन chronological manner transformation of power sector in Assam and entire northeast. The book was released on the occasion of Silver Jubilee of Assam Electricity Regulatory Commission. 25 साल पूरे हो गए AERC के. इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस बुक में बताए गए हैं, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो पहला सिटी था जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया वो था शिलोंग इन 1923. फिर जोरहट में लाया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया. इलेक्ट्रिफिकेशन इन गुवाहाटी एंड तेजपुर डन इन 1927. इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डिब्रूगढ़ एंड सिलचर इन 1933. Establishment of Assam State Electric Board in 1958. असम पावर सेक्टर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखिए जो इस बुक में बताए गए हैं. तो असम जनरेट्स अबाउट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट it also needs to draw about 1800 megawatt of electricity from central grid. That means we heavily rely on buying electricity from central grid. By 2035, the daily electricity demand may go from currently 2300 megawatt to 5500 megawatt, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा. बट आसाम का लक्ष्य है कि बाय 2035 हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी. इस बुक में एक और बात बताई गई है कि स्मार्ट मीटर इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया ऑल ओवर आसाम, और इस तरीके से पावर थेफ्ट एंड पावर लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया. जो पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो पावर लॉस होता था पहले वो 30% के आसपास था, विच हैज़ बीन नाउ रिड्यूस टू 15.5%. और पावर लॉसेज चूंकि रिड्यूस हुए, इसी कारण से पावर एजेंसीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने टैरिफ रेट को भी 1-1 रुपया पर यूनिट रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ स्मार्ट मीटर. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट मीटर. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सैमसन ऑप्शन. अच्छा टर्म लगा मुझे तो मैं डिस्कस यहाँ कर रहा हूँ. हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले, नहीं तो एस्से राइटिंग में कहीं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह में, या ये टर्म बड़ा अच्छा है तो कहीं एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं. सैमसन ऑप्शन जो है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट इजराइल्स पॉलिसी रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन. वैसे ऑफिशियली कभी इजराइल ने ये माना नहीं है, बट अनऑफिशियली ये टर्म इस्तेमाल होता रहता है फॉर इजराइल्स न्यूक्लियर पॉलिसी. सैमसन ऑप्शन के हिसाब से इजराइल कहता है कि अगर हमारे सर्वाइवल के ऊपर खतरा आया, क्योंकि इजराइल के आसपास में सारे इस्लामिक देश हैं, वो छोटा सा देश है, जूइश कंट्री, तो हमेशा डर लगता है कहीं सब मिलकर के अटैक कर दिए तो उसकी सर्वाइवल खतरे में आ सकती है. तो इजराइल फॉलोज अ प्रिंसिपल कि इफ इट्स सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट, तो इट विल यूज इट्स ऑल न्यूक्लियर फोर्स which will destroy the surrounding countries. In that process, Israel may also get destroyed, but it will annihilate the enemies also. This nuclear policy of deterrence, generally used by Israel, though in discussion but not formally accepted, but ये जो term use करते हैं इसराइल के अलग अलग ऑफिशियल्स, इसी को कहा जाता है सैमसन ऑप्शन, कि हम तो डूबेंगे लेकिन साथ में तुमको भी ले डूबेंगे अगर हमारे सर्वाइवल के ऊपर खतरा आया तो. अब सैमसन ऑप्शन की पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है? सो इट्स अ बाइबलिकल स्टोरी, मतलब इट इज रिलेटेड विथ बाइबल. उसमें एक कैरेक्टर है सैमसन,
who destroys his enemy by bringing down the walls of the temples himself. उस प्रोसेस में उनकी भी डेथ हो जाती है, बट हिज एनिमीज आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, कॉजिंग कंप्लीट म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन. तो इसी से टर्म आया है सैमसन ऑप्शन. सो कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज ए सैमसन ऑप्शन विच नीड्स टू बी अवॉइडेड. इंटरनेशनल रिलेशंस में भी थोड़ा कहीं एक जगह पासिंग रेफरेंस में आप लिख सकते हैं वर्ड सैमसन ऑप्शन. योगा से रिलेटेड तो सीधा सीधा प्रश्न था. सेकेंड एंड फोर्थ जो है रॉन्गली मैच थे. जेंडर बस्टिंग में थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्गली मैच्ड. इट इज नॉट प्राइमरली फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट बट फॉर पब्लिक सेक्टर ऑल्सो. पीजीआई में सेकंड ऑप्शन गलत था क्योंकि दक्ष ग्रेड में कोई भी स्टेट या यूटी नहीं है. एमएमआर में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था. आईएमआर इज फॉर पर 1000 लाइफ बर्थ एंड एमएमआर में एक्सीडेंटल डेथ्स नहीं होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. उसको एमएमआर में काउंट नहीं किया जाता है. यहाँ पे तो सीधा सीधा जवाब होगा 11.7. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.